अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस गूगल मीट क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन से, और हम इस टॉपिक को बॉटनी पेपर डी फिजियोलॉजी बुक से हम लोग इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। जहां पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछना है। ग्लाइकोलाइसिस, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। अब देखें ना, अब हमारी बॉडी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन सब की बॉडी का जो कॉमन फ्यूल है वो ग्लूकोज है। और आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड होता है, और वो केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो बॉन्ड के टूटने से वहां से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? फिर कोई एक मेंबर बताए। सर जिसकी एनर्जी रिक्वायर हो। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, जिसमें एनर्जी यूज होगी। अब देखें ना, जैसे हमारे पास हम अगर कहें ना फोटोसिंथेसिस को, जिसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, सनलाइट वहां पे यूज होती है, सोलर एनर्जी, तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, केमिकल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, जो कि एटीपी की फॉर्म में फिर हमारे बॉडी सेल्स को मिलती है, और जिसको फिर जानदार की बॉडी के सेल्स यूज करते हैं। इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस इज द इनिशियल स्टेप ऑफ कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। अब इसको क्यों कहा गया कैटाबॉलिक रिएक्शन? इसलिए कहा गया कि क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और केमिकल बॉन्ड का केमिकल कंपाउंड केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। It occurs almost in all the cells. 6 carbon glucose molecule is broken down into 2 molecules that are called pyruvates, जिसे पायरुवेट एसिड भी कहते हैं, जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसके टूटने से 3 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। During glycolysis, pyruvate is a 3 carbon compound. There is a net production of 2 molecules of ATP during glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, but 2 ATP molecule are used to rearrange the glucose molecule. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, ग्लाइकोलाइसिस से हमें जो 2 नेट एटीपी मिलते हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है नेट एटीपी की, सिर्फ एटीपी की। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली 4 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने? 4 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम 2 एटीपी का मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं। यूज वाले को जब हम लोग टोटल में से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो नेट होगा। आगे डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पर भी बताऊंगा आप लोगों को। They form new 6 carbon compound. Therefore, the net energy yield from glycolysis is only 2 ATP molecule. Glycolysis does not efficiently harvest energy from glucose, but it was only to generate ATP molecule for millions of years during the anaerobic stages of early life on Earth. अब आगे हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के कौन कौन से स्टेप है। देखिए यहाँ पे उन्होंने ना ग्लाइकोलाइसिस को 2 बड़े फेज में डिवाइड किया है। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। देखिए अब ये तो एक कॉमन बात है कि जब हमें कहीं से एनर्जी लेना हो तो पहले उसके ऊपर एनर्जी खर्च करना पड़ती है। हमें गंदम के खेत से दाने लेने हैं, गंदम लेनी है, तो पहले हमें वहां पर गंदम के दाने डालने पड़ेंगे, उसको पानी लगाना पड़ेगा, बीज खाद डालना पड़ेगी, स्प्रे लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हमें वहां से क्या मिलेगी? पैदावार मिलेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो पहले एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ग्लूकोज को एनर्जी देने के लिए हमें ग्लूकोज के ऊपर 2 एटीपी इन्वेस्ट करना पड़ते हैं, ताकि ये हमें फिर प्रॉपर तरीके से एनर्जी दे सके। तो सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा फेज है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। ये मैं आप लोग रीडिंग करेंगे, इसको मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होगा?
ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, ठीक हो गया, जिसे प्रेपरेशन फेज भी कहते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। इसकी पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी कार्बन है। तो मैंने क्या बताया कि एनर्जी लेने के लिए एनर्जी खर्च भी करना पड़ती है। तो एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नेम है हेक्सोकाइनेज। आप लोग याद रखोगे, काइनेज एंजाइम बेसिकली फास्फेट ग्रुप से रिलेटेड ये वर्क करता है। तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल हम खर्च करेंगे, उसका एक फास्फेट ले लेंगे और एडीपी यहां से रिमूव होगा और वो फास्फेट ग्लूकोज की छठी कार्बन पे लगाएंगे। समझ आई बात? तो ग्लूकोज के ऊपर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को एक एक एटीपी खर्च करेंगे, उसका फास्फेट ग्लूकोज की छठी कार्बन पे लगाएंगे और बनने वाला कंपाउंड कौन सा बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम करता है, हेक्सोकाइनेज। समझ आ गई बात आप लोगों को क्लास? जी सर। उसके बाद अब ये बना है ग्लूकोज 6 फास्फेट। समझ आ गई? अब आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज एक हेक्सोज है, 6 कार्बन वाली एल्डो शुगर है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, 6 कार्बन एल्डो शुगर है, ठीक हो गया। अब ग्लूकोज का आइसोमर कौन है, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज भी एक हेक्सोज है, 6 कार्बन की शुगर है। ग्लूकोज में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन रिंग बनाती है, जबकि फ्रुक्टोज 5 कार्बन रिंग बनाती है। तो एक एंजाइम है, उसका नाम है फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, यानी कि ग्लूकोज अपने आइसोमर में चेंज होगा। और इस रिएक्शन को कौन परफॉर्म करता है, फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया, ये इसकी 6 कार्बन पे अटैच है। फिर एक और एटीपी आएगा, एक और एटीपी यहाँ पे यूज होगा, अपना एक फास्फेट देगा और एडीपी बना के यहाँ से रिमूव होगा। और ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम करता है, फास्फो फ्रुक्टोकाइनेज। यानी कि अब इस फ्रुक्टोज को एक फास्फेट देंगे, पहला फास्फेट फ्रुक्टोज की 6 कार्बन पे अटैच था, अब जो दूसरा फास्फेट मिला है वो फ्रुक्टोज की पहली कार्बन पे अटैच होगा। तो कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज, जिसका दूसरा नेम क्या आता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट भी। क्लास यहां तक समझ आ गई आप लोगों को, ये 3 स्टेप। जी सर, ग्लूकोज समझ को आ एक गया। फास्फेट दिया, जो कि पहले स्टेप में ग्लूकोज की छठी कार्बन पे जाके लगा, तो उसका नेम क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक आइसोमरेज एंजाइम है जिसने ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया। फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को एक और एंजाइम, एक और एटीपी दिया और नेम कंपाउंड क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब जो अगला स्टेप है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको देखना है। अगला स्टेप क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 4 और 5 उन्होंने इकट्ठा लिखा है, ये देखिएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एक एंजाइम है एल्डोलेज, क्या नेम है इसका, एल्डोलेज। ये क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 कंपाउंड में ब्रेक करेगा। एक बनेगा ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा क्या आएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ग्लाइसरल एल्डिहाइड ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, जिसकी तीसरी कार्बन पे फास्फेट होगा। देखना फ्रुक्टोज क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए। एक का नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड, दूसरे का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। उसके बाद अब इसके पास कितने फास्फेट थे, 2 फास्फेट थे फ्रुक्टोज के पास, एक पहली कार्बन पे और एक छठी कार्बन पे। समझ आ गई, पहली और छठी कार्बन पे ये फास्फेट थे, तो एक फास्फेट इसको मिलेगा और एक फास्फेट इसको मिलेगा। ये वाला फास्फेट भी इसकी तीसरी कार्बन पे है, समझ आ गई, और वो उसकी पहली कार्बन पे है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और ये क्या है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन 2 कंपाउंड में ब्रेक कर गया। उसके बाद फिर एक और अब देखिए ना, एक और एंजाइम आता है आइसोमरेज, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बेसिकली ये दोनों क्या है, ट्राइओज है। क्या है, ट्राइओज, 3 कार्बन की मोनोसेक्राइड है।
तो ये क्या एक दूसरे का आइसोमर भी है, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो एंजाइम कौन सा आएगा, आइसोमरेज। अब देखिए ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट इधर है और ये वाला कौन सा है, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, ये इसमें कन्वर्ट होगा, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन 3 फास्फेट, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज होगा, चेंज होके खुद यहाँ पे वही बन जाएगा। तो यानी कि इस वक्त ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने हो गए, 2। एक तो ऑलरेडी वैसे ही मौजूद होगा, ये वाला इसमें चेंज होके इधर आ जाएगा ऐसे ही, तो फिर आगे क्या होगा, रिएक्शन हमारा सेम चलेगा। उसके बाद आगे वाला फेज कौन सा है, आप लोगों को बताता हूं, एनर्जी यील्डिंग फेज। अब यानी कि ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट 2 है, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन भी उसमें कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद अगला जो स्टेप है उसको मैं डायग्राम से, यहां पे उन्होंने आई थिंक डायग्राम इन्होंने हमें नहीं दिखाए जी। अब आप लोगों को बताता चलूं कि उन्होंने ना एक स्टेप दिखाया इधर से, क्योंकि इधर क्या है डाई, ये देखे ना, ये देखे इसके नीचे उन्होंने एरो दिखाया, इसके नीचे एरो नहीं दिखाया, ये वाला भी इसी में कन्वर्ट हो गया और ये रिएक्शन डबल चलेगा, इधर भी और इधर भी। जैसे अक्सर इंटर की बुक्स में देखा आप लोगों ने, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट ये पढ़ा है, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया, जो रिएक्शन इधर चलेगा वही रिएक्शन इधर चलेगा, तो बुक वालों ने इधर एक साइड का रिएक्शन हमें दिखाया जो कि डबल होगा। क्या चीज बनी थी, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट, अगला स्टेप जो हमारे पास बना है। तो उसके बाद क्या होगा, एक उसके बाद सुनिएगा गौर से, उसके बाद क्या होगा कि ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट की क्या होगी, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होगी, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ जाके एक वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगी, ठीक हो गया। एक हाइड्रोजन जब यहां से रिमूव होगी, रिमूव होने के बाद देखिए सिर्फ एक हाइड्रोजन NAD आएगा, NAD क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा और NADH बना के यहां से आउट हो जाएगा। ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, तो साथ में फिर क्या होगा, एक फास्फेट भी ऐड होगा, क्योंकि ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट की एक हाइड्रोजन पहली कार्बन से रिमूव हुई, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, उसके बाद NAD की क्या होगी, रिडक्शन हो गई, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट पहली कार्बन पे आके अटैच होगा। अब यानी कि उसके पास क्या फास्फोग्लिसरेट है, लेकिन उसके पास 2 फास्फेट है, ग्लाइसिलएल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन रिमूव करे तो ग्लिसरेट बनता है, ठीक है। अब फास्फोग्लिसरेट तीसरी कार्बन पे फास्फेट, लेकिन अब एक और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया है वो उसकी पहली कार्बन पे अटैच हो गया, पहली कार्बन पे, और देखें 1 2 3 3 कार्बन का कंपाउंड था ग्लिसरॉल्डिहाइड, पहली कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव हुई तो ग्लिसरेट बन गया, पहली कार्बन पे भी फास्फेट आ गया, तीसरी पे ऑलरेडी था, तो कंपाउंड का नेम क्या होगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट, जिसे 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट कहेंगे। फिर उसमें से क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, फास्फो ग्लाइसरोकाइनेज, अब एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट यानी कि 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट की पहली कार्बन से फास्फेट लेगा, एडीपी आएगा, पहली कार्बन से फास्फेट लेगा और क्या बनाएगा, एटीपी, तो कंपाउंड का नेम क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जो तीसरी कार्बन पे फास्फेट है, ये दूसरी कार्बन पे जाएगा, तो कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 फास्फोग्लिसरेट। सिर्फ फास्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, म्यूटेज एंजाइम यहां पे काम करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 फास्फोग्लिसरेट की डिहाइड्रेशन होगी, क्या होगी, पानी यहां से रिमूव होगा, एनोलेज एंजाइम, और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, पेप, जिसे क्या कहते हैं, फास्फो इनोल पायरुवेट। फिर क्या होगा, एक एंजाइम आएगा पायरुवेट काइनेज, जो पेप यानी फास्फो इनोल पायरुवेट में से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, एडीपी होगा और क्या बना लेगा, यहां से एटीपी बनेगा और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, पायरुवेट। ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का रिएक्शन है, क्योंकि मैंने बताया ना कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए, इधर आ गया, सेम यही रिएक्शन इधर भी चलेगा, तो कितने पायरुवेट हो गए टोटल, 2 पायरुवेट। क्लास समझ आई मेरी बात अब, जी सर।
इस तरीके से करके क्या बना, ये पायरुवेट कंपाउंड बनता है। अब आप लोगों को मैं एनर्जी बताता चलूं। देखिए ये वाला जो एनर्जी प्रिपरेशन वाला फेस है, 2 एटीपी यहाँ पे यूज हुए थे, और अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कितने एटीपी बने, एक एटीपी और ये दूसरा एटीपी है। अब ये जो 2 एटीपी बने, ये एक तरफ का रिएक्शन है, इधर भी सेम चला, क्योंकि ये जो 2 एटीपी बने ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड के आगे फर्दर रिएक्शन चले, इधर भी चलेगा। 2 एटीपी ये, 2 एटीपी इधर के, कितने एटीपी हो गए, 4 एटीपी हो गए। और देखिए ये ग्रॉस एटीपी 4 है, 2 एटीपी यूज हुए पहले फेज में, 4 में से 2 निकाले तो नेट एटीपी कितने बचे हमारे पास, 2। अब ये जो पायरुवेट बना है, क्लास यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक बार इसका फिर खुलासा बताता चलूं, आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। ये आप लोगों को अगले जो फेज है नजर आ रहे हैं, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 है। ये कौन सा है, ये एनर्जी प्रिपरेशन या उसका यहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज है। और अगला फेज कौन सा हमारे पास, एनर्जी यील्डिंग, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो स्टेप्स है ये वाले हैं। आप लोगों ने इसकी, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बताता चलूं, ये आप लोगों के पास है, इसको आप लोग रीड करोगे, रीड करने के साथ आप लोगों ने अगले स्टेप भी पढ़ोगे, और कोई भी क्यूरी होगी आप लोगों के पास ग्लाइकोलाइसिस से, वो आप लोगों ने पूछनी है। मैं इसको एक बार फिर आप लोगों के साथ रिवाइज कर दूं, ये डायग्राम का साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए जी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज को एक फास्फेट मिलेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर में चेंज होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फिर एक और एटीपी मिलेगा, तो कंपाउंड बनेगा फ्रुक्टोज 1,3 बिस फास्फेट। ठीक हो गया, फिर उसकी ब्रेकडाउन होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड में ही चेंज हो जाएगा। तो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड कितने बन गए, 2। फिर उसके क्या होगी, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगी, साथ में फास्फेट ग्रुप ऐड होगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पहली कार्बन वाला ग्लिसरेट पे फास्फेट है वो रिमूव होगा, एटीपी बनेगी, 3 फास्फोग्लिसरेट की फिर क्या होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी म्यूटेज एंजाइम से, तीसरी कार्बन पे फास्फेट है तो वो देखिए यहाँ तीसरी 3 फास्फोग्लिसरेट, तीसरी कार्बन पे फास्फेट है तो दूसरी कार्बन पे चला जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट से क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन, उसकी सॉरी डिहाइड्रेशन होगी तो कंपाउंड बनेगा पेप, फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट में से भी क्या होगा, फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा और क्या बनेगा, पायरुवेट, जिसे पायरुवेट एसिड कहते हैं। और ये कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। क्लास इसमें से कोई भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो पूछें, अच्छे से समझ आ गई, आप लोगों ने इसकी थ्योरी रीड करनी है। क्लास कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के पास, समझ आ गई सबको, यस सर। जी। आप लोग इसको रिवाइज करोगे मजीद, रीड करने के बाद फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आप लोगों ने इसको ड्रा लाजमी करना है, कॉपी पे इसको ड्रा करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी आप लोगों के पास तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों ने पूछना है। अगला लेक्चर हमारा होगा क्रेब साइकिल के बारे में, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन बताता चलूं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, उस इंटरमीडिएट स्टेप्स को भी हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।